देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। मैं हूं रिदा सैफी। नाज़रीन, मुल्क में मौजूदा माशी बहरान और पंजाब में मौजूदा आईनी बहरान शिद्दत इख्तियार कर लिया है। मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब में कई रोज गुजर जाने के बाद भी नई हुकूमत का क़याम अमल में नहीं आ सका है, नया ना लाया जा पा रहा है। कभी इस दर, कभी उस दर, कभी किसी दर पे जो है वो जाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमजा शहबाज साहब के वज़ीर आला बनने में गवर्नर पंजाब रुकावट बने हुए हैं और अब तक ताहाल वो हल्फ नहीं उठा सके हैं। गुज़िश्ता रोज़ गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में मुबैना आईनी खिलाफ वर्जियों की निशानदेही की है और इस सिलसिले में उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात पर मबनी एक रिपोर्ट सदर पाकिस्तान को भी भेज दिया है। इन सारे मामलात में नून लीग के रहनुमा अता तारड़ ने गवर्नर पंजाब को ढके छुपे अल्फाजों में खबरदार भी कर दिया है कि गवर्नर पंजाब को मुखातिब करते हुए अता तारड़ क्या कह रहे थे, पहले वो सुन लेते हैं। नाम नेहाद गवर्नर उमर सरफराज चीमा वो जिद पर अड़े हुए हैं कि हमने इस आईनी बहरान को सुलझाना नहीं है। वो इस सूबे को मजीद बहरानी कैफियत में धकेलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो आईनी बहरान है ये मजीद शिद्दत इख्तियार करे और यहाँ पर तबाही और बर्बादी खुदा न खास्ता फैले। हम पुरअमन लोग हैं, वरना गवर्नर हाउस से किसी को निकालना लाहौर शहर में बहुत मामूली बात है। जी, तो नून लीग के लिए लाहौर में गवर्नर हाउस से किसी को निकालना बहुत मामूली बात है। ततार कहते हैं अब सवाल ये कि मुल्क के सबसे बड़े सूबे में इस आईनी बहरान को हल करने के लिए क्या सियासी जमातें अपनी अना को एक तरफ रखकर किसी किस्म की कोई लचक दिखाएंगी। और ये जो सियासी बहरान एक पैदा हुआ है, जब वजीर आजम अपना है तो फिर वजीर आला क्यों नहीं बन पा रहा है, ये भी सवाल है। दूसरी जानिब इमरान खान एक बार फिर लोगों को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने के लिए तैयार कर रहे हैं। खूब तैयारियां चल रही हैं जी, एक के बाद एक जलसा हुआ और अब तैयारियां हैं शहर इख्तिदार पे जाके बैठने की। इस हवाले से उन्होंने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की अपने खिलाड़ियों को मुखातिब करते हुए। खान साहब का क्या कहना था, आइए वो भी सुनवा देते। मैंने आज हमारी मीटिंग की है, मैंने अपनी सारी तंजीमों को आज तैयारी करवा रहा हूँ। अब से सारे हमारे पाकिस्तान के अंदर गांव लेवल के ऊपर मोहल्ला लेवल की तंजीमों को मैंने आज इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं। सब तैयारी करें इस्लामाबाद की हकीकी आज़ादी की मार्च के ऊपर और इंशाअल्लाह ये इतना बड़ा ये अवाम का समुंदर आएगा इस्लामाबाद की तरफ, क्योंकि मैंने कभी कौम के अंदर इस तरह का शऊर नहीं देखा जो आज है उनके अंदर बेदारी। जी, अब सवाल ये है कि साबिक वजीर आजम जो कि अवाम में दिन ब दिन वो समझते हैं कि मकबूलियत हासिल कर रहे हैं, अगर वो सड़कों पर आकर मार्च धरना देते हैं तो उनकी जारहाना सियासत क्या मौजूदा हुकूमत को मुश्किल में डाल सकती है। पीटीआई का इस्लामाबाद मार्च से निपटने के लिए हुकूमती इत्तेहाद ईद के बाद बड़ी बैठक लगाने पर गौर कर रहा है। तो अब सवाल यही है जी कि किस तरह से ये मामला तय होंगे। दूसरी तरफ जी एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट आज की और लेटेस्ट अपडेट्स ये है कि नवाज शरीफ साहब को जो कि साबिक वजीर आजम है, नया पासपोर्ट जारी कर दिया गया है। किसी भी वक्त पाकिस्तान रवानगी का इम्कान है। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुल्क के अंदर होंगे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, उससे क्या हालात में, सियासी हालात में नई चीज़ें रूनुमा होंगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जब वो पाकिस्तान से बाहर बैठ के सियासत कर रहे थे और चूंकि मुबैना तौर में इमरान खान साहब बार बार मुख्तलिफ मौक़ों पे कह चुके हैं कि जी लंदन से बैठ के साजिश हुई, एक शख्स ने अमेरिका में बैठ के जी वहाँ बाहर बैठ के एक शख्स ने जो है वो लंदन में बैठ के एक शख्स ने जो है वो की है साजिश और अमेरिका से साजिश हुई है, एक नैरेटिव वो ये भी लेके फिर रहे हैं और कभी वो मुबैना एलिगेशन इधर लगा रहे हैं उधर लगा रहे हैं। तो अब ये सारी सिचुएशन पे देखना है कि जी क्या सिचुएशन होगी जब मियां साहब वापस आएंगे। क्या मकबूलियत उनकी मजीद बढ़ेगी या मकबूलियत में कमी आएगी, क्योंकि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में एजिटेशन की सियासत जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ है। तो अब ये सारा मामला है। दूसरी तरफ जी पेट्रोल की कीमतों में फिलफौर तो कोई इजाफा नहीं हो रहा, वफाकी वजीर खजाना कह रहे हैं एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ उनके उन्हीं के बयान हैं कल परसों के, वो कह रहे थे कि जी सख्त फैसले करने होंगे, सब्सिडीज गिवन अप करनी पड़ेंगी, अगर सब्सिडीज मजीद दी तो फिर मैशत उस तरह से नहीं चल पाएगी। अब ये सारी सिचुएशन में जो इस वक्त बड़ी
क्रिटिकल सिचुएशन है। अगेन जो हमने आज आगाज में कहा कि जी माशी बहरान है, फिर आईनी बहरान जो इस वक्त पंजाब में है, इतने बड़े सूबे के अंदर ये जो मुत्तहदा अपोजिशन थी, जो अब मुत्तहदा हुकूमत बन गई है, वो इन चैलेंजेस से कैसे निपटेगी। और फिर इसी सिचुएशन में अगर शहर इक़्तिदार में पीटीआई आके बैठ जाती है, इमरान खान साहब कॉल दे देते हैं, लोग आके वहां जमा होते हैं, तो फिर कैसे चीजें चलेंगी। दिस इज वेरी बिग क्वेश्चन जिसके ऊपर आज बात करेंगे जी। डिबेट का फोरम ऑन करेंगे, बड़ी जबरदस्त किस्म के मेहमान मेरे साथ मौजूद है पैनल में आज सारे जी। सबसे पहले स्टूडियोज में मौजूद है आज जामरा साहब हैं, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन सिंध भी हैं, और उनको खुश आमदेद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच आज जामरा साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही जी ज्वाइन कर रहे हैं अमजद अली नियाजी साहब हैं, मेंबर कौमी असेंबली रहे हैं तहरीक इंसाफ के, लेकिन चूंकि अब जो इस वक्त इस्तीफों का मामला हो गया है उसके बाद जी नोटिफिकेशन भी नहीं मिला है अभी तक। इलेक्शन कमीशन कह रहा है पीटीआई के इस्तीफों के मामले पे, उस पर भी मैं आज बात करूंगी, आज की खबर है वो भी। तो अमजद अली नियाजी साहब को खुशामदीद कहती हूँ। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब हैं, वफाकी वजीर हैं बाया पार्लियामानी, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नून से आपने भी ज्वाइन किया। आप तीनों मौजूद मेहमान को खुशामदीद कह रही हूँ। आज जामरा साहब सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगी। ये जो इस वक्त मौशी और आईनी बहरान मुल्क के सबसे बड़े सूबे के अंदर हमें पंजाब में नजर आ रहा है, इसको हल करने के लिए क्या किया जा रहा है? क्योंकि वज़ीर आज़म अब आपका है, हुकूमत अब आपकी है, लेकिन आईनी बहरान नहीं खत्म हो रहा। देखें रिदा, पहली बात तो ये है कि आपने दो सवाल उठाए हैं, एक तो मुआशी बहरान है और एक आईनी बहरान है। दोनों की जिम्मेवार जो है वो एक ही पार्टी करार पाई जा रही है, वो इम्पोर्टेड पार्टी है। पाकिस्तान में इम्पोर्टेड पार्टी जो है उसने हुकूमत में आई और उन्होंने आते ही कहा कि जी हम 100 दिन के अंदर ये सारा मुआशी निज़ाम पाकिस्तान का ठीक कर लेंगे। उन्होंने अपने ओपनर रस्तू टाइप असद उमर साहब को लेके आए थे, फिर ख़ुद ही उनको हटाया था और ये छक्के चौके मारते मारते अपनी उन झूठों के, और उन्होंने किया कुछ नहीं। और आज पाकिस्तान जिस अपने वजूद से लेके आज तक जिस बदतरीन मुआशी सूरत हाल को फेस कर रहा है वो इस इम्पोर्टेड पार्टी की हुकूमत के दौर के अंदर ही किया जा रहा है। उसके बाद आईनी बहरान, अभी कहा गया कि जी मुझे क्यों नहीं बचाया गया जब ये चला रहे थे, तो पूरी पाकिस्तानी कौम को ये मालूम है, पता है कि एक अदालत का हुक्म था, उन्होंने एक डेट दी थी आपको, 9:30 बजे से आपने इजलास में बिठा बिठा के और 11:15 बजे तक आप इक़्तिदार से चिपट के बैठ गए, और उसके बाद आप अदालत से सवाल कर रहे हैं कि अदालतें क्यों खोली गई रात को। अदालतें 24 आवर्स काम कर सकती हैं। मुल्क एक बहुत बड़े आईनी बहरान में एक मजीद आगे तेजी से बढ़ रहा था, और एक शख्स की अना जो इम्पोर्टेड पार्टी के अब चेयरमैन है, उसकी अना के खातिर मुल्क मजीद आईनी बहरान की तरफ बढ़ रहा था, जिसको अदालत ने यह कहते हुए रोका कि 12:01 के बाद वो अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे। अच्छा, ये बाहर निकल के मेरी कौम के महसूमों को ये कह रहे हैं कि जी हम बड़े निडर हैं, हम बड़े बहादुर हैं, हम ये। तो जब आपने पूरा दिन उस असेंबली को गैर आईनी तौर पर चलाया, वोटिंग नहीं कर रहे थे, तो बाकी 15 मिनट भी इंतजार कर लेते, लग पता जाता आपको कि आप कितने बड़े निडर हैं, कितने बड़े बहादुर हैं। और आपने मजबूरन, आपके स्पीकर ने वो रेजिग्नेशन दे के चले गए, और जो कागज जिसका जवाब बना के आप इस सारे बहरान के जिम्मेदार करार पाए जा रहे हैं, खुद आप इम्पोर्टेड पार्टी को मैं कह रहा हूं, उसमें तो ये हो रहा है कि जी इनके डिप्टी स्पीकर ने 2 दिन के बाद ये कहा कि जनाब ये अभी मुझे खत मिला है, डिप्टी स्पीकर साहब ने, स्पीकर तो इस्तीफा देके चले गए थे, इनकी रेजिग्नेशन के बाद के इजलास की मैं बात कर रहा हूं कि देखें जनाब, ये जब प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन हो रही थी कि ये मुझे स्पीकर साहब ने खत दिया है, इस खत में ये चीजें, जबकि आपने 3 अप्रैल को इस खत की बुनियाद पर, पड़े हुए मवाद की बुनियाद पर आपने इजलास कैंसिल कर दिया था। तो वो 3 अप्रैल का इजलास आपने खत नहीं पढ़ा, इल्जामात लगा दिए और 200 अरकान को आपने गद्दार डिक्लेयर कर दिया। और जब प्राइम मिनिस्टर साहब की इलेक्शन हो रही थी उसमें आई वाज देयर, मैंने आंखों से देखा है, उन्होंने कहा कि जी ये खत मेरे पास अभी आया है, इसलिए मजीद हमें इजाजत नहीं दी जाती कि हम गद्दारों के साथ बैठे। तो भाई किस तरह की सिचुएशन पैदा कर रहे हो आप? शायद ये समझ रहे हो कि सारी पाकिस्तानी कौम कोई बेवकूफ़ है, आपके अपने फॉलोअर हैं, वो आपको हर हाल में आपके पीछे चलेंगे, वो बेशक आपके पीछे चलें। और आईनी बहरान भी अब कह रहे हैं कि जी इस्तीफा जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब को दी गई, बुज़दार साहब की इस्तीफा। चौधरी सरवर साहब कह रहे हैं कि मुझे बुलाया गया और उन्होंने, चौधरी साहब ने फिर चीफ मिनिस्टर और गवर्नर की एक मुलाकात हुई है, मीडिया ने वो रिपोर्ट की है और उन्होंने तस्दीक ली है कि जी आप रेजिग्नेशन दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूं। ये मुलाकात भी मीडिया में है। मतलब अब झूठ पे झूठ, झूठ ऐसा बोले, मैं मशवरा दे रहा हूं जिसको बाद में पता पड़े लोगों को
सही। आप दिन को रात कहेंगे तो लोग आपके ऊपर एतबार नहीं करेंगे। ठीक है, आप समझ तो रहे हैं, दोनों बहरान की जिम्मेदार इंपोर्टेड पार्टी आप समझ रहे हैं कि दोनों बहरान, आईनी और माशी बहरान की जिम्मेदार पीटीआई मैंने है। पीटीआई का नाम नहीं लिया, हाँ, इंपोर्टेड पार्टी का नाम लिया। अच्छा, इम्पोर्टेड पार्टी है जो फॉरेन फंडिंग से है, झूठे अकाउंट्स उनके चले। पकड़े जा रहे हैं जिनकी वजह से शोर शराबा है। चल। तो जो फॉरेन फंडिंग से पार्टी वजूद में आई, हाँ जी। जिसको अमेरिकन समेत, इंडिया समेत और तमाम ममालिक ने दिया है, अब मजीद उसमें क्या है कि आप स्टे के फॉरेन पीछे फंडिंग का केस लेकिन सिर्फ पीटीआई सबके पे नहीं ऊपर है, है, सबके ऊपर है, बिल्कुल This है, is also very बिल्कुल important। बिल्कुल हम जवाब अच्छा, मैं देंगे। आ रही हूँ, हम आती उस हूँ। पार्टी की बात मैं- कर रहे हैं जो इंपोर्टेड का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे सही, हैं। ठीक है। मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब, आपकी तरफ आऊंगी जी। मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब, आपको आवाज आ रही है? मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब, आवाज आ रही है आपको? अच्छा जी, मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब को आवाज दी जा रही, उनसे कनेक्ट कराएं। इन द मीनवाइल मैं अमजद अली नियाज़ी साहब के पास जाऊंगी। अमजद अली नियाज़ी साहब, आजिज़ धामरा साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे होंगे जी, इंपोर्टेड की जिक्र कर रहे हैं, और खास तौर पे जिस हवाले से बात हो रही है अभी कि जी आईनी और माशी बहरान ने शिद्दत इख्तियार कर लिया, सबसे बड़े सूबे में मसला हल नहीं हो रहा है। हमजा शहबाज साहब इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, ओहदा नहीं संभाल पा रहे हैं, हल्फ नहीं उठा पा रहे हैं, ये क्या मामला है? उमर सरफराज साहब के हवाले से अभी अत्तातार साहब का शॉर्ट भी सुनवाया मैंने। ये जो इशू इस तक और एक कियोस्क की सिचुएशन पैदा हो गई है, ये कैसे हल होगी? रिदा, सबसे पहले तो आपके इल्म में होना चाहिए कि इलेक्शन, वो जो आप इलेक्शन कह रही हैं, वो इलेक्शन बेसिकली न शफाफ हुए हैं और ना कानून के मुताबिक हुए हैं। दोनों बातें गलत है। जिस पे गवर्नर ने एक स्टैंड लिया उनका जायज है। दूसरा, बुज़दार साहब का इस्तीफा खुद एक बहुत बड़ी सवालिया निशान है जिसके ऊपर उन्होंने राय भी मांगी है। और तीसरी बात यह है कि लोटों के साथ मिलके वो हुकूमत बनाना चाहते हैं, और लोटे वो भी मतलब जो मेंबर हैं वो किसी मतलब और पार्टी के हैं, तो ये कैसे उनको वोट दे सकते हैं? 63 तो अलाउ ही नहीं करता इनको वो। और आपको पता है इनके वोट कितने हैं टोटल? आप देख लें, 165 है, और साथ ये पीपल्स पार्टी का मिला लें तो टोटल कितने हो जाती है? 86। तो और 10 काफ लीग की मिलाएं तो हमारी स्ट्रेंथ 196 बन रही है ना। तो आप ये कहें कि बुरहान हम नहीं ये बनाना चाहते हैं कि ये खरीदो फरोख्त के लिए सियासी मंडी है, जैसे पहले उन्होंने सिंध असेंबली में लगाई और सिंध हाउस पे लगाई, और इसी तरीके पंजाब हाउस में ये लगाना चाह रहे हैं अपने असेंबली में कि उन्होंने होटलों में मेंबर जो है वो बंधे हुए थे और अरेस्ट शुदा थे, उसके मुताबिक फिर पुलिस अंदर घुस गई। तो इस तरह तो इलेक्शन नहीं होते ना। आपने कोई वहाँ पे मछली मंडी तो नहीं बनानी ना, या आपने कोई टाउन कमेटी का इलेक्शन तो नहीं, वो पंजाब असेंबली का और फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से जी। तो आपने उसकी किस्मत का फैसला हर स्टेडियम के जरिए, दाखिली के जरिए या अमरीत के जरिए तो नहीं करना, या खरीदो फरोख्त के जरिए तो नहीं करना। वहाँ पे अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस का अमल पूरा शफाफ तरीके के साथ होगा तो वो सारे निजाम चलेगा ना। आप अगर वहाँ पे अपना सिस्टम लाना चाहते हैं, आप लोग वहाँ पे भी सरापा एहतजाज है। आपने देखा पूरा पंजाब सरापा एहतजाज है, सिंध है, बलूचिस्तान है, KPK, हर पूरे सिस्टम के खिलाफ ये जो गंद किया जा रहा है इसके खिलाफ पूरी पाकिस्तानी कौम उठ खड़ी हुई है। और आपका ये कहना कि जी वहाँ पे सिस्टम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इम्पोर्टेड, तो ये लोग हैं अमेरिका की दुम पे चढ़ के मीर जाफरों के जरिए जो मिलके ये कर रहे हैं सब चीजें। अब एक मिनट नियाज़ी साहब, आप अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगा लें, मैं ताली बजाऊंगा यहाँ से। यार अमेरिका मुर्दाबाद कहने में क्या हर्ज है? अमेरिका कर दे, उसके खिलाफ एक जुलूस निकाल दे। तो मेरी बात सुने ना जामरा साहब, मेरा कोई वीजा नहीं है ना, मैं मुझे वीजा के शौक है। अमेरिका मुर्दाबाद रैलियां निकाल दे। आपका होगा, मुझे कोई इतराज नहीं है। अमेरिका मुर्दाबाद की रैलियां निकाल दे। दो जगह है भाईजान, अपना घर मियाँ वाली है, मियाँ वाली रहना है, मरना है, बाप की कब्र, मैं आपकी पर्सनल बात नहीं कर रहा, नाना की कब्र उधर, माँ की कब्र उधर, मैंने किधर जाना है? आपकी पर्सनल बात नहीं कर रहा, वाली है तो अमेरिका आपकी पर्सनल बात नहीं कर रहा। आप कहें कि PTI कह रही है अमेरिका माफ करे खुदा। देखो रिस्क दामरा साहब, रिस्क मुझे देता है अल्लाह की जात। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री। ठीक है, अल्लाह की जात रिस्क देता है। कोई एक नवाला खा सकता है, कोई खा भी नहीं सकता। अल्लाह का शुक्र है, अपने घर से खाते हैं, अपने घर से लगाते हैं। और दूसरी बात है कि हमारा तो बिल्कुल साफ है। एक लोग है, एक सोच है भिखारियों की कि जी अमेरिका जो है वो उसके हम भिखारी हैं, और एक है सोच खुदारी की। हमारी सोच खुदारी की है, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना है। आपकी सोच
मुझे नहीं, हम तो भुट्टो साहब को आज भी सलाम कहते हैं, सलाम पेश करते हैं कि वो थोड़ी देर के लिए खड़े हुए, उनको फांसी लगा दी गई। आप तो अपनी आइडियोलॉजी छोड़ सकते हैं ना, बात बदकिस्मती से। आप तो मैं तो समझता हूँ, देखे अपना भुट्टो साहब की कब्र पे जाके आपको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आप ही के मतलब जो लीडर्स हैं अभी के कह रहे हैं, वो खुद कहते थे इनके जी के जनरल जवालात का जो बेटा है वो नवाज शरीफ है और नवाज शरीफ जिंदा है। मैंने जरदारी साहब के बयान और मियां नवाज शरीफ आपके बारे में कहता था कि ये जो पार्टी है ना, मेरा दिल करता है इसको टुकड़े टुकड़े करके समुद्र में फेंके, ये अंग्रेजों के कुत्ते नहलाते थे। आप इनके बारे में आप पता नहीं, आपके लिए पता नहीं अमरूद से नमरूद और नमरूद से अमरूद हो गया, मुझे तो नहीं पता आपकी पॉलिसी की, आपको मुझे तो समझ नहीं आ रही कौन सी, आप तो आइडियोलॉजी छोड़ चुके हैं ना। न्याजी साहब मैंने आपकी पर्सनल बात नहीं की थी, न्याजी साहब मैंने आपकी पर्सनल बात नहीं की, आप खुददार होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह के आज भुट्टो याद है आपको, अल्हम्दुलिल्लाह के आज भुट्टो याद है, मगर भुट्टो साहब के खिलाफ एबराज ग्रुप के कोई सीईओ के खिलाफ अमेरिका में कार्रवाई नहीं चल रही थी, जिससे बचने के लिए भुट्टो साहब ने स्टैंड लिया होगा, ये तारीख है। और दूसरी बात आप ये बता दें, आज के प्रोग्राम में ब्रेकिंग न्यूज चलवा दें, ये भी एक सवालिया निशान है। लेकिन भुट्टो आप मेरी बात सुने, खबर में उसकी जो है ना रूह आज भी तड़प रही है आपके हाँ कि उसके पाकिस्तान के हुक्मरान वो हैं जिनके एबराज ग्रुप की वजह से पाकिस्तान की सलामती को खतरे में डाल दिया। भुट्टो साहब की रूह बिल्कुल तड़प रही होगी, बिल्कुल तड़प रही होगी कि ऐसे नाहल नाकारा नाकाम और झूठे हुक्मरान आए इस मुल्क में, जो एबराज ग्रुप को बचाने के लिए, उसके सीईओ को बचाने के लिए पाकिस्तान की सालमियत को खतरे में डाल दिया आपने। और दूसरी बात, न्याजी साहब एक ब्रेकिंग न्यूज दे दें, न्याजी साहब एक ब्रेकिंग न्यूज दे दें, एक ब्रेकिंग न्यूज दे दें कि पीटीआई अमेरिका मुर्दाबाद रैलियों का इनेकाद कब कर रही है। अच्छा, वो आज आपने तो भुट्टो मार नहीं नहीं, आप बड़े अमेरिका दुश्मन है ना, तो मैं आपको ऑफर कर रहा हूं, एक आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि पीटीआई कब अमेरिका मुर्दाबाद रैलियों का इनेकाद करेगी, वो डेट बता दें, ब्रेकिंग न्यूज चलेगी। हमारी बिल्कुल बड़ी वाजी पॉलिसी है, झूठ की पॉलिसी है ना न्याजी साहब, झूठ की पॉलिसी है। कहते हैं कि हमारा रिश्ता बराबरी की सतह पे होना चाहिए। आप अमेरिका मुर्दाबाद रैलियां निकाले, मफादात पाकिस्तान की अमेरिका मुर्दाबाद रैलियां कब निकलेगी, अपना अमेरिका मुर्दाबाद रैलियां कब निकलेगी, देना चाहते हैं न, जिसकी क़यादत इमरान खान करेंगे, ना आपकी तरह अमेरिका मुर्दाबाद रैलियां कब निकलेगी, आपकी तरह बेकारी कहलवाना चाहते हैं। देखिए हम तो मतलब हमें तो दिली अफसोस इसलिए हो रहा है कि आप चलो जी हम भिखारी हो गए, चलो जी हम भिखारी हो गए। न्याजी साहब आप ये ब्रेकिंग न्यूज दे दें कि अमेरिका मुर्दाबाद रैलियां कब निकाल रहे हैं, जिसकी क़यादत इमरान नियाज़ी करेंगे। एक मिनट एक सेकंड, मुझे मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब को भी डिबेट में करने दें, ऐसे तो हमारा पूरा प्रोग्राम निकल जाएगा। थोड़ा सा सब्र, अमेरिका मुर्दाबाद रैलियां कब निकलेंगी, रुक जाए थोड़ा सा। अच्छा रिजा को डेट दे दें, डेट दे दें रिजा को। आज के 21 से पूरे मुल्क में ब्रेकिंग न्यूज जाएगी पीटीआई की, जबरदस्त, डेट दे दें। अच्छा एक मिनट, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब आपको आवाज आ रही है? मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब आपको आवाज आ रही है? मुर्तज़ा साहब आपको आवाज आ रही है? अच्छा चले जी, मैंने मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब को भी इन करना है जी। चले एक कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ये तो बहस चलेगी जी लंबी। मैं थोड़े से एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ, स्टे ट्यून्ड जी। वेलकम बैक नाज़रीन। और बहुत गर्मा गर्मी हो गई थी ब्रेक पे जाने से पहले जी। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब की तरफ भी जाऊंगी। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, सॉरी ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच थोड़ा सा आपसे राब्ता नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे माहौल बहुत गर्म हो गया था। ये जो माशी और आईनी बहरान ने शिद्दत इख्तियार की हुई है, इसको मुल्क से कैसे निजात दिलानी है? वज़ीर आज़म अब आपका, हुकूमत अब आपकी है। आजिज़ दामरा साहब कह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेड पार्टी की वजह से हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कह रहे हैं वो, तो फॉरेन फंडिंग की भी बात कर रहे थे, बहुत सारी चीजों की। मैं चाहूंगी जरा आप भी इस हवाले से बता दीजिए जी। देखिए हमारी साहब जो हुकूमत है, माजरत के साथ इन्होंने बिल्कुल आइन के साथ बड़ा खिलवाड़ किया, और ना ही जो कौम ने पार्लियामान को मैंडेट दिया है ना उसका एहतराम किया है, और ना ही अदलिया के फैसलों का एहतराम किया है।
स्पीकर कौमी असम्बली ने आइन की वायलेशन की, सरेआम की। उन्होंने जो पहला रेगुलर सेशन था वो भी पूरा उस टाइम पे नहीं बुलाया। फिर जब टेकअप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया तो उसको भी 7 डेज के अंदर डिस्पोज ऑफ नहीं किया, तो फिर मजबूरन अदलिया को इसमें आना पड़ा और पार्लियामान के जो मामलात हैं फिर अदलिया के तहत आगे बढ़े। उस वक्त भी आइन बुरान इस हुकूमत ने पैदा कर दिया था और बड़ा शिद्दत के साथ पैदा हुआ था। जब मतलब जो कस्टोडियन ऑफ दी हाउस हो, जो आइन के पासदार हो, अगर वही आइन को रोनने लग पड़े तो फिर मुल्क में आइनी बुरान तो पैदा होगा, जरूर होगा। तो ये सूरत हाल थी। अब भी जब वोट के जरिए, जब तक मैंडेट था साबका हुकूमत के साथ, बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया, ये इम्पोर्टेड पार्टी ने तो मुल्क की मैशत का बेड़ा गर्क किया और फिर पार्लिमानी निज़ाम का भी, और साथ जमहूरी हमारा जो निज़ाम है उसको भी तबाह करने की कोशिश की और साथ अदलिया को भी टारगेट किया। तो ये जो दोनों बुरान है, माशी और इस वक्त जो आइनी बुरान है, इसकी जिम्मेदार न सिर्फ पीटीआई है, साबका हुकूमत है, बल्कि इनके वो लोग भी इसमें शामिल हैं जो इनके लाने में अहम किरदार जिन्होंने अदा किया। तो मैं समझता हूँ अब इनको समझना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब को जब तक वो वज़ीर आज़म थे, उनके तादी उनके साथ थे, तो ये पार्लियामान ठीक था। 3 साल 7 महीने हुकूमत करने के बाद जब उनकी अक्सरियत, एक आइनी जो हक था वो मेंबरान ने, ताजियों ने उनसे महरूम कर दिया, तो यही पार्लियामान इतना बुरा हो गया। जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता। उन्होंने फौरी तौर पे यहाँ बैठने के हवाले से जो अल्फाज थे वो भी मैं यहाँ नहीं दोहराना चाहता। जब वज़ीर आज़म थे तो ये पार्लियामान ठीक था और जब उनको वज़ारत उज़्मा की ओहदे से हटाया गया तो यही पार्लियामान गंदगी का ढेर हो गया और चोरों का घर हो गया। तो ये दोहरा मेयार था इनका। इनको चाहिए था कि जो वोट इनको 2018 में मिला, जो जिन लोगों ने इन पे एतमाद किया, जब तक हुकूमत में थे इनकी कारकर्दगी आपके सामने, और जब अपोजिशन में इनके तादियों ने इनको भेजा तो इनको चाहिए था वहां बैठ के अपने 3.5 साला दौर का हिसाब देते। वो बताते कि माशी बुरान क्यों आया, वो बताते कि एक बहुत तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क 2018 में, और जिसकी तरक्की की शरह 5.8 थी, उसमें इतनी जो गिरावट आई है और जितनी तबाही, उसका जिम्मेदार कौन था, उससे क्या वजूहात है, कौन को फेस करते। तो बुनियादी तौर पे जो इन्होंने वादे किए थे, जो 90 दिन से लेकर और 3.5 साल तक कमिटमेंट्स की थी, वो एक भी ये पूरी नहीं कर सके। और ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पूरी कौम को इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। अमेरिका का क्या लगे इमरान खान यहाँ हो या ना हो, इमरान खान ने जो काम पीपल्स पीटीआई ने किया है वो तो हमारे असली दुश्मन इंडिया ने भी पाकिस्तान के साथ नहीं किया। अच्छा, तो ये माशी बुरान, मेरी बात माशी बुरान और आइनी बुरान ये 3.5 सालों से इस मुल्क के अंदर था। ये जो इन्होंने एहतसाब नाम नैब गठ छोड़ जो शुरू किया हुआ था, अदालतें बिल्कुल बेबस थी इस हुकूमत के जोर के सामने। इन्होंने 2-2 साल बेगुनाह लोगों को जेलों के अंदर रखा है। इन्होंने मुकदमात झूठे बनाए हैं। इनके अपने मशीर जो एहतसाब के हैं वो इस हुकूमत को छोड़ के चले गए थे। तो ये बातें असेंबली में हमने इनसे पूछनी थी जी। इन्होंने सी बैक को रोल बैक किया, इन्होंने डिवेल्युएशन की, पैसे की। आज कर्जों के हजम में 33% अगर इजाफा हुआ है, किसका जिम्मेदार कौन है? फॉरेन फंडिंग केस में इजराइल और ये इंडिया के लोगों ने इनको पैसे दिए हैं। तो ये इंपोर्टेड जमात है, ये इसकी जस्टिफिकेशन से भाग रहे हैं, इसलिए ये अब एहतजाज और ये इसके ड्रामे कर रहे हैं। बड़े पैसा लगा के इन्होंने जलसे किए हैं। इन्होंने 15 और 20 और 25-25 करोड़ रुपए एक जलसे पे लगाया है ताकि हमारी कोई साथ बच जाए अपना एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए। लेकिन अब पाकिस्तान की सियासत में इन लोगों की कोई इंशाअल्लाह ताला गुंजाइश नहीं है। ये फॉरेन फंडिंग में भी और जो इन्होंने करप्शन किया, माफिया के जरिए लोगों का, गरीब लोगों के पेट भी काटे हैं, उसका हिसाब इनको देना पड़ेगा। अच्छा मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब, आपकी इजाजत से एक सवाल बीच में सिर्फ ले लूं।
जी ले लें। जी आपसे आप इसे ले रही हो। ये जो मईशत पे आप कह रहे हैं ना, आईएमएफ गए हुए अभी मिफ्ता इस्माइल साहब, आईएमएफ का एलामिये में जी बताया गया है 5.6 जीडीपी के हवाले से ग्रोथ रेट उन्होंने कहा है कि पीटीआई की गवर्नमेंट में पिछले उनकी परफॉर्मेंस ये रही है। ये बात तो आईएमएफ भी कह रहा है, उसके एलामिये में आ गई है, आपको भी पता है, आपने भी देख लिया होगा यकीन तौर पे। तो ये जो इस वक्त सिनेरियो है जिस माशी हवाले से जो आप बात कर रहे हैं खास तौर पे, और फिर आईएमएफ के कहने के बाद भी, इंडोर्समेंट के बाद भी, तब भी आप समझते हैं कि सारी गलतियां जो है वो माजी की गवर्नमेंट नहीं, मेरी बात सुने ना, जो आईएमएफ की बात है उस पर मेरी जरा बात सुन लें। बड़ी सिंपल सी बात है। जो टैक्स कंपल्शन हैं, जो पाकिस्तान में 71 सालों में जो रेशो थी, उसको ऑलमोस्ट 120% उसमें इजाफा किया गया। टैक्स कलेक्शन के हवाले से जो इनकी प्लानिंग है पाकिस्तान के अंदर, वो पिछले आप 70 सालों में देखें और 3 सालों की इनकी स्ट्रेटजी देखें, फिर भी इनके टारगेट्स अचीव नहीं हो सके। तो ये जितना टैक्स की रेशो में इन्होंने इजाफा किया है, जितना बोझ अवाम पे के कंधों पे इन्होंने रखा है, तो फिर तो ये जो सिचुएशन थी वो तो बिल्कुल बेहतर होनी चाहिए थी। फिर क्यों नहीं हुई? अवाम को रिलीफ क्यों नहीं मिला? ये तो मजीद बोझ जितना इन्होंने डाला है उसकी तो मिसाल पाकिस्तान के 70 सालों में नहीं मिलती। फिर सबसे बड़ी बात, सारी सब्सिडीज इन्होंने विड्रॉ की हैं। जो भी अवाम की रिलीफ के मंसूबे थे वो सारे इस हुकूमत ने विड्रॉ किए। ये कह रहे थे हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, इन्होंने 30 लाख लोगों को बेरोजगार किया इस मुल्क के अंदर। तो ये इंडिकेटर्स हम नहीं कह रहे, ये तो इंडिकेटर्स बता रहे हैं, जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं उनको देखा जाए। आप अगर ज़बानी जमा खर्च करें, आप फूड इन्फ्लेशन की बात करें, इन्फ्लेशन की बात करें, गरीब का जीना मुश्किल हो चुका है। 70-71 सालों में ये आटे की जो कीमत थी वो ऑलमोस्ट डबल से भी क्रॉस कर गई है। एक रोजमर्रा जिंदगी के इस्तेमाल की चीजें, तो ये हमें बताएं ना, अगर इन्होंने कोई बेहतरी की है, तरक्की की है, कोई बड़ा मंसूबा लगाया है, बिजली पैदा करने का कारखाना लगाया है, कोई बड़ा इस मुल्क के अंदर इन्होंने 2 टर्मिनल नहीं लगा सके एलएनजी की, हमारी जो शॉर्टेज थी उसको पूरा करने के लिए, ये वक्त पे एलएनजी के सौदे नहीं कर सके। आज हमारे मुल्क में जो लोड शेडिंग का बुरहान है उसकी जिम्मेदार भी है। 5,000 5,500 की जो सलाहियत है वो हम यूटिलाइज नहीं कर सके, नहीं कर सक रहे। इनकी गलत हिकमत अमली की वजह से हम क्या क्या बात इनके गले में डालें। बेहतर यह है, न्याजी साहब से मेरी गुजारिश है, अपने लीडर को कहें जहां से आया था वहीं चले जाए, वहीं चला जाए, और इस मुल्क और इस कौम के मुस्तकबिल पे रहम करे। ये मेहरबानी करे। अमजद अली रियाजी साहब, क्या कुछ भी नहीं किया है? जो बातें हो रही हैं, जो बिजली का बहरान है, जो माशी बहरान है, वो सारे बहरान आपके सर जा रहे हैं सारे इस वक्त। रिजा, पहली बात तो यह है कि जी मेरे लिए मोहतरम है जाती तौर पे, लेकिन मैं इनसे कहूंगा कि रमजान का महीना है, रमजान के महीने में झूठ नहीं बोला जाता, सच बोला जाता है। और क्योंकि सुबह से लेकर बंदा शाम तक रोजा इसलिए लगता है कि अल्लाह के दूध ज्यादा होता है। बात यह है कि आज मैं नहीं कह रहा, आईएमएफ कह रहा है कि पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ खड़ी थी, हम कहाँ पे थे, और कई दहाइयों के बाद जो है वो आपका फिस्कल डेफिसिट था, करंट अकाउंट था, आपकी जो ग्रोथ थी वो कहाँ खड़ी थी। अब इनका ये कहना कि हो कुछ नहीं रहा है, लेकिन फिगर्स जो इकोनॉमी के हैं वो क्या कह रहे थे, तो बातें तो सारी साफ जाहिर हैं। आज लार्ज मैन्युफैक्चरिंग जो आपकी इंडस्ट्री थी वो टॉप पे जा रही थी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री टॉप पे जा रही थी, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री टॉप पे जा रही थी। तो ये कैसे हुआ है? लाखों जो बेरोजगार लोग थे वो रोजगार पे आए, तो कुछ तो वजह बनी ना। तो अब उनको अगर कुछ नजर ना आए, और आज खुद जितनी भी सब्सिडी थी आईएमएफ के आगे, ये तो हम तो खड़े थे ना, ये तो लेट गए हैं जाके कि पेट्रोल से सब्सिडी वापस ले लिए, बिजली से सब्सिडी वापस ले रहे हैं। कौन सा काम है ये नहीं कर रहे। अब पहले इनके बयान कुछ थे, अब इनके बयान कुछ है। पहले ये कहते थे कि पेट्रोल 70 रुपये होना चाहिए, आप कहते हैं 230 पे होना चाहिए। इन्होंने बड़ा गलत किया। अब इनकी पॉलिसी की और इनकी बातों की हमें तो नहीं समझ आ रही, या हमें कोई अंग्रेजी समझाए जो हमारी समझ से बाला तारो। बात यह है कि जो सच्चाई के साथ सफर करें। अपनी इन्होंने जब से अज़्म इत्तेमाद लाया पाकिस्तान की इकॉनमी का, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। कुछ बचाया है तो मुझे बता दें। अच्छा अमजद अली रियाजी साहब, अभी तो आप लोग शहर इक़्तिदार की तरफ जाने की जो बात कर रहे हैं, तो ये कब की ये जो कप्तान साहब ने, आपके खान साहब ने जो बात की है कि जी
इस्लामाबाद में मार्च होगा, अब क्या वाकई दोबारा से वही मार्च, वही सिलसिला, वो जो हमने देखा था आज से कई साल पहले जी 126 दिन का धरना हुआ था, क्या उसी तरह से होगा या क्या है, या सिर्फ ये भी जलसा ही है पीटीआई का जो इस्लामाबाद की तरफ जाने की बात हो रही है, ऐलान हो रहा है? ये जो मार्च होगा ना, ये बहुत खौफनाक मार्च होगा, और जब ये मार्च स्टार्ट होगा तो आपको इसकी धमक जो है ना वो दरो दीवार से नजर आएगी, और इंशाअल्लाह ताला वापस उस वक्त जाएगा जब हम अपने मकासद और अपने टारगेट हासिल करेंगे, यानी कि हम खुददारी की तरफ जो पाकिस्तान को ले जाना चाहते हैं तो उसी तरफ हम लेके जाएंगे, और इलेक्शन साफ और शफाफ निज़ाम के तहत कराना का हमारा तो सबसे बेसिक नुकता है, और ये इनको समझ जाना चाहिए। ठीक है, कब तक ये लेट करेंगे? ठीक है। अब कौम आज इस अदम इस्तेकाम के हालात में इलेक्शन ही वाहिद हल है। आजिज आपकी तरफ आऊंगी। ये देखिए जो लामिया इस वक्त जो IMF की भी अभी मैंने बात की और जो अशारिये थे, अब दूसरा ये कि जो सस्ता करने की बात हो रही है, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं, लेकिन हमें प्रैक्टिकली भी देखना होगा ना। माजी में इसमें तो कोई शक नहीं है, ये तो फैक्ट है, मतलब इसमें इसमें तो नज़र डालनी पड़ेगी कि PTI की गवर्नमेंट पहली दफ़ा आई थी, आप लोग हमेशा से रहे हैं। अब वो जो बात कर रहे हैं कि जी माजी में आप लोग की हुकूमतें रही हैं और ये जो बर्डन है वो सारा माजी की हुकूमतों की वजह से था, उसको बेहतर कर रहे थे। फिर कोविड भी एक बहुत बड़ा रीज़न था जी, जो इकोनॉमिक सेक्टर में जो जिस तरह से देखा जाता है फैक्टर्स में, उसके बावजूद 5.6 GDP गेन करना जो IMF कह रहा है वो भी तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। देखिए रिदा, पहली बात तो ये है कि इन्होंने ही कहा था कि ये पाकिस्तान में चोरों की हुकूमत थी और ख़राब हुकूमत थी, हम 100 दिनों में ठीक कर देंगे जी। 100 दिनों को आप कितनी मरतबा गिनती करेंगे जितना टाइम ये हुकूमत में रहे, ठीक है, नंबर 1। और दूसरी बात कि ये अगर अभी कह रहे थे ना इस्लामाबाद में जो मार्च आएगा बड़ा खौफनाक आएगा और हम खुददारी की तरफ जाएंगे। हाँ जी नियाज़ी साहब, मुझे ज़ाती तौर पर आपके लिए एहतराम है, मैं इस बात को सच समझ लेता, आपको नहीं कह रहा हूँ ज़ाती तौर पर, मगर PTI ने अपने दौर में एक भी अपने वायदे पे सच पे कायम होती तो कौम इस बात को भी सच तस्वर कर ले कि आप कहे क्या रहे। मैं आपको आज के प्रोग्राम में ये रिकॉर्ड पे रहनी चाहिए बात कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने जिस कुएं में धक्का दिया है इमरान खान साहब को, ये वक्त बताएगा आपको। इस खत की बात कर रहा हूँ, ये आगे आगे चलने दे बातें, ये बातें आपको आज के प्रोग्राम रिकॉर्ड पे होगा, अगर हम जिंदा रहे तो इस प्रोग्राम में फिर आपको ये क्लिप नजर आएगा। और दूसरी बात रिजा, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर ये परफॉर्मेंस के बुनियाद पर अब कौम के पास जाना चाहते हैं, तोशा खाना की चोरी इनके खाते में है, चोरी पकड़ी गई है। एबराज ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई इनके खाते में है। फरह गोगी की वो जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला है पैसों पे, वो इनके खाते में है। चीनी आटे की करप्शन वो इनके खाते में है। बोजदार दौर के अंदर पंजाब में रिकॉर्ड करप्शन वो इनके खाते में है। कोरोना फंड में 40 अरब रुपए का टीका और करप्शन वो इनके खाते में है। दवाइयों की करप्शन इनके खाते में है। नदीम बाबर के को हटाने का जो सबब था कि पेट्रोलिंग में जो प्राइसेस के ऊपर जो अरबों रुपए का टीका था, नदीम बाबर कहाँ है, उसकी इंक्वायरी कहाँ है, वो इनके खाते में है। और कारकर्दगी इनकी तो माशाल्लाह मैं सलूट करता हूँ। ये हैदराबाद और सक्खर की मोटरवे नहीं बना सके अपने अदवार के अंदर, ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट से पिंडी की मेट्रो नहीं चला सके। जो निचले तबके के लोग टैक्सी कर करके मर गए थे, वो क्यों एक दिन में चली, 2 दिन में चली? अगर शहबाज शरीफ आए, प्राइम मिनिस्टर दूसरा आया, ये इसमें तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार था। मतलब आपकी विल नहीं थी, आपने सारी तवज्जो टॉक शोज में बैठ के गालिम गलोच में लगाई, झूठ पे लगाई, दावे इतने बड़े किए कि आप पहुंच नहीं पाए। और मैं आखिर में फिर एक बार कहना चाहता हूं, नियाज़ी साहब आपने कहा ना रमजान में सही बात करनी चाहिए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस खत के मामले में क्योंकि आपने 10 नंबरी वो 10 की लिस्ट बनाई थी कि ये मेरे जो वजीर काम के हैं, बाकी सारे निकम्मे हैं, तो सारे निकम्मे वजीरों ने जो आपसे की है ना, वो आपके अंदर का मामला है, वो आपको ले डूबेंगे जी। अच्छा ठीक है, मैं बस वाइंड अप की तरफ जाना है, मैंने वाइंड अप का टाइम हो गया। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, वन लास्ट कमेंट लास्ट में जो करना चाहें आप प्लीज। जी जरा दोबारा मैं बस वाइंड अप की तरफ जा रही हूँ, वन लास्ट कमेंट जो आप करना चाहें अगर अमजद अली नियाज़ी साहब की बात पे या आजिज़ साहब की बात पे। इनकी बात पे क्या करूं, मेरे कोलीग दोस्त ने जो इनके सामने चीजें रखी हैं, अगर पाकिस्तान की सियासत में किसी ने इस पाकिस्तानी की कौम के साथ झूठ और फ्रॉड और नसरबाजी अगर किसी ने की है तो वो इमरान खान और PTI ने की है। इससे बड़ा कमेंट में और कोई नहीं करता। अमजद साहब लास्ट वन कमेंट बस जी।
जी अमजद अली नैयर साहब। रिदा, जी। इस पाकिस्तान में इस वक्त जो हल में इस्तेकाम है उसका वाहिद हल है साफ और शफाफ इलेक्शन। और मैं समझता हूँ कि ये वक्त की जरूरत है। इससे हुक्मरान जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है उसको नहीं भागना चाहिए, क्योंकि बेहतर ये है कि आवाम फैसला कर ले कि कौन भिखारियों के साथ है और कौन 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 खुददारों के साथ है। मैं सपोर्ट करना चाह रहा हूँ ऑन एयर। नियाज़ी साहब, मैं आपकी बात को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं आपकी जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन वाली बात है ना, ये मुतालबा ही हमारा रहा है दरअसल, क्योंकि आप सिलेक्टेड तो आज और मैदान एम्पायर, भी है जी ना। जी जी, आप एम्पायर के इशारों पे आते थे, सिलेक्टेड थे, और आप पता पड़ेगा इम्पोर्टेड पार्टी को कि किस तरह इलेक्शन में आता है, साफ और शफाफ इलेक्शन, वो आप वाली इलेक्शन नहीं। तो ये इस मुतालबे की मैं भी हिमायत करता हूँ, इलेक्शन रिफॉर्म्स होने चाहिए, पार्लियामेंट करे और उसके बाद इलेक्शन हो, ये मेरा भी मुतालबा है, और मेरे ख्याल में अब्बासी साहब भी इस बात की तौसीक करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आजिज दामरा साहब आपका, सेंटर आजिज दामरा आपका, मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब आपका, अमजद अली नैयर साहब आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त खत्म हो चुका है, इसी के साथ जी अपनी मेजबान रज़ा सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।